हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। DTPSB में आप लोगों का अकाउंट असिस्टेंट के जो बच्चे हैं उन लोगों के एग्जाम की डेट आ चुकी है। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी अपलोड इस वीडियो करी थी, आप लोगों ने देख ली होगी। नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने अच्छे से डिटेल में आप लोगों का डिस्कस किया है कि क्या सिलेबस है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें आनी है आपके एग्जाम में, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। सारी ही चीजें मैंने आपकी उस वीडियो में डिस्कस करी, तो जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, जिसमें जो सबसे फर्स्ट क्लास जो मैंने ली थी वहां पर आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और साथ ही क्या होते हैं आपके अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आज की वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा डबल एंट्री सिस्टम। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जर्नल, लेजर ये सब पढ़ने से पहले या फाइनल अकाउंट से बढ़ने से पहले इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और साथ में ही आपको इसमें ये भी पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, सारी ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन था कि क्या ये वीडियोस इतनी ही इनफ है। तो स्टार्टिंग में आपको जो बेस है कॉमर्स का, जो अकाउंट्स का, उसको समझना तो मस्ट है। बिना उसको समझे आप आगे की चीजों को नहीं समझ पाएंगे और इस चीज से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप मेरे पहले की वीडियोस उठा करके देखिएगा, जो UPSSC की है, बिहार में जो जूनियर अकाउंट क्लर्क का हुआ था उसकी देखिएगा, तो आपको वहां पर मिलेगा कि स्टार्टिंग का जो बेस है वो यहीं से स्टार्ट है। उसके बाद आपके धीरे धीरे इसमें सारी चीजें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं इंक्लूड करती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और साथ में ही इसमें बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट की तरफ चलेंगे जहाँ पे इसके MCQ सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करिए तो डायरेक्ट MCQs भी मैं आप लोग को पढ़ा दूँ। यहाँ पर ये जिसकी थ्योरी पोर्शन है वो नहीं पढ़ाएं, साथ डायरेक्टली आपका थ्योरी को स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली आप लोग का MCQ क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। तो सजेस्ट करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, जैसा आप लोग चाहें। अगर MCQ की तरफ जाना है तो डायरेक्ट MCQ ही आप लोग को देना प्रोवाइड कराने लगेंगे। ये तो थ्योरी कंप्लीट करके फिर MCQ की तरफ चलेंगे। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जैसा भी आप लोग को सही लगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें समझते हैं सबसे पहले कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। तो आपको ये पता चल ही गया ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। उसी में एक कॉन्सेप्ट आप लोग का ये भी था कि डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड था कि एक पक्ष जो होता है, यानी कि एक साइड जो होता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, उसको डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। और दोनों साइड आपके इक्वल आते हैं। ये चीज आपने उसमें पढ़ी हुई थी, डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें ये चीज रहती है कि जो भी हम लेन देन कर रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में हो रहे होते हैं, उनके दो पक्षों का लेखा किया जाता है। एक को क्रेडिट किया जाता है, एक को डेबिट किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में ये प्रणाली वैज्ञानिक है, सर्वोत्तम है। विश्व की अधिकतर व्यावसायिक संस्थाओं में, हिसाब किताब की पुस्तकों में इसी का ही यूज किया जाता है। At present, this system is scientific and the best system. This system is used in accounting book in most business organization of the world. कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनेगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि इस प्रणाली का विकास इटली के वेनिस शहर में, ये जो डेवलप हुई थी, ये कहाँ डेवलप हुई थी, इटली के वेनिस शहर में डेवलप हुई थी। किसने डेवलप की थी, लुकस एफ पेसियोली जो थे उन्होंने डेवलप किया था। ये वाला नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। कब किया गया था इस प्रणाली का जो प्रयोग था, सबसे पहले 1340 में किया गया था, लेकिन उस टाइम से ज्यादा जो फेमस होगी या जो क्वेश्चन आपका आएगा तो आपका आंसर रहेगा 1494 में। जो लुकस पेसियोली थे उन्होंने, जो उनकी बुक आई थी डी कंप्यूटिव स्ट्रक्चर्स, ये उनकी बुक थी। इस बुक में 1494 में जो उन्होंने पब्लिश करी थी, वहां पर जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, उसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन कि किसने डेवलप किया था, लुकस एफ पेसियोली ने। कहाँ के रहने वाले थे, इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। कब किया गया था, 1494 में किया गया था। वहां पर किस बुक में था, बुद्धि कंप्यूटिव स्ट्रक्चर्स, ये बुक का नाम था उनकी। तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं और ये इसको लाइटली मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं कि अब मीनिंग क्या होती है, दोहरा लेखा प्रणाली की डबल एंट्री सिस्टम की मीनिंग क्या है। तो डबल एंट्री सिस्टम मीन्स दैट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच while recording in the accounting books one side of each transaction is debited
by a certain amount and the other side is created by the same amount in accordance with certain principle। कि ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हमने किया है उसकी जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं अकाउंटिंग बुक्स में, तो वहां पर उसका एक साइड जो होता है डेबिट किया जाता है और सेम अमाउंट को ही दूसरी साइड क्रेडिट किया जाता है, अलग अलग अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, जो आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, आपको ये तो पता ही होगा अकाउंट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। उन अकाउंट को में एंट्री करने के रूल्स भी अलग अलग होते हैं। जो आपका पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और थर्ड वाला हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो इनमें एंट्री करने के रूल्स भी अलग अलग होते हैं, तो उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही एंट्री की जाती है। तो ये हो गया हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, कभी कभी ये डिफिनेशन डायरेक्टली पूछ लेता है और ये कहेगा कि आपसे किसकी डिफिनेशन है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने इंक्लूड कर ली है। दोहरा लेखा प्रणाली में मौद्रिक या मुद्रा में व्यक्त प्रत्येक व्यवहार को दोहरे पहलू से लिखा जाता है। एक पहलू में लाभ की प्राप्ति तो दूसरे में लाभ का त्यागना होता है, जिसमें से प्रथम खाते में नाम तो त्यागने वाले में जमा किया जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर इंग्लिश में दे रखी है, तो इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। जो डिफिनेशन होती है आपको एज इट इज ही देखनी है, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता रहेगा। सेम वैसे ही आपकी यहाँ पर दूसरी आ जाती है, बॉटली बाई की डिफिनेशन है, ये भी देख सकते हैं आप। फिर लास्ट में अगर हम इसमें कंक्लूजन में जाएं तो कंक्लूजन में क्या होता है कि अंडर द डबल अकाउंटिंग सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू पार्टीज, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड ओनली द सेम अमाउंट इज रिकॉर्डेड। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोग को बता देती हूँ, राम को माल बेचा गया, गुड सोल्ड टू राम, 100 रुपीज से। तो इसकी एंट्री क्या होगी, किस तरह से एंट्री की जाएगी, तो आपको अकाउंट क्योंकि पता ही है, तो गुड्स जो आपके होते हैं वो क्या हो जाता है, ये रियल अकाउंट होता है, वास्तविक खाता हो जाएगा, क्योंकि जो गुड्स हैं वो आपकी एसेट होते हैं। अब करेंट हो फिक्स हो इससे मतलब नहीं होता, एसेट होना चाहिए, तो आपका रियल अकाउंट वास्तविक खाते में जाता है। राम क्या है, राम हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, किसी भी पर्सन का खाता जो होता है या किसी कंपनी का खाता जो होता है वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। वैसे तो आप लोग को इंटरेस्ट पता ही होंगी क्योंकि आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ी होंगी, नहीं फिर भी मैं यहाँ पर रिवाइंड करा देती हूँ आपको। तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर गुड्स जो है वो राम को सोल्ड किए गए हैं, तो राम का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 100 रुपीज से, और परचेजेस अकाउंट क्या हो जाता है, 100 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि जो भी एसेट जाती है, जाने वाली एसेट जो होती है वो क्या हो जाती है, आपकी क्रेडिट हो जाती है, और जो एसेट मिल रही होती है वो डेबिट हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा। अभी मैं आप लोग को गोल्डन रूल भी पढ़ा दूंगी ईयर्स के कि क्या होते हैं एंट्री के, एक बार देख लीजिएगा, तो समझ में आ गया होगा आपकी। अब आ जाते हैं इसमें कि क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कई बार डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यूपीटीपीएससी में भी इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला यहाँ पर हो जाता है कि अकाउंटिंग फॉर पर्सनल एंड इम्पर्सनल ट्रांजेक्शन, इसमें दोनों ही तरह के जो लेन देन होते हैं पर्सनल एंड इम्पर्सनल को शामिल किया जाता है। अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल, रूल्स और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही इसमें अकाउंटिंग होगी। रिकॉर्डिंग द सेम अमाउंट, दोनों साइड की जो अमाउंट होता है वो सेम हो रिकॉर्ड होता है। साइंटिफिक और फेयर है ये मेथड आपका। और एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू पार्टीज, प्रत्येक लेन देन दो पक्षों को प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन भी बनता है आपका, जब मैं एमसीक्यूज आपको दो कराऊंगी तो वहां पर इस तरह का क्वेश्चन आता है, काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। दो खातों को प्रोवाइड करते हैं, दो अकाउंट्स को प्रोवाइड करते हैं, दो पार्टीज को करते हैं, इस तरह से जो ऑप्शन दे रखे होते हैं तो उसमें काफी कंफ्यूजन होती है। तो ये हो जाती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वहां पर यहाँ पर वही मैंने शामिल करी है। एडवांटेज क्या होते हैं इसके, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस रिजल्ट, व्यवसायिक परिणामों की जानकारी होती है। ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू बिजनेस, बिजनेस रिलेटेड सूचनाएं मिलती हैं। यूजफुल इन कंपेरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी है। बिजनेस डिस्प्यूट्स जब होते हैं तो वहां पर भी काफी हेल्पफुल होती हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ग्रांट्स, वित्तीय अनुदान का निर्धारण होता है। यूजफुल इन केस ऑफ बैंक्रप्सी, अगर कोई व्यक्ति बैंकरप्ट है या नहीं है तो वो भी उसके अकाउंट देखकर ही पता किया जा सकता है इजीली। फिर आ जाता है कि इसके क्या दोष होते हैं, एक बार में इसको भी देख सकते हैं आप। अनसुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस कंसर्न, छोटे व्यवसाय जो होते हैं वहां पर इसका यूज नहीं किया जाता, क्योंकि काफी इसमें रिटर्न वर्क भी बहुत हो जाता है, रिकॉर्ड काफी रखने होते हैं। तो एक छोटे बिजनेस के लिए, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए इतना ज्यादा एक्सपेंसेस कर पाना पॉसिबल नहीं होता।
टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है। स्मॉल मिस्टेक्स कैन डिस्टॉर्ट ऑफ ऑल बिजनेस रिजल्ट, अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी जाएगी तो वहाँ पर एरर आ जाएगा। एरर आने की वजह से क्या होता है कि जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिजल्ट हैं वो एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। और कॉस्टली मेथड है, खर्चीली पद्धति है, तो ये इसके दोष हो जाते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बहुत ही चीज आती है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की संरचना क्या होती है। इसमें आपको मिलेगा वो सारे स्टेप्स जिसमें कि हम अपना अकाउंटिंग को रखते हैं या जिस तरह से किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं कि डबल इंटर सिस्टम द अकाउंटिंग स्ट्रक्चर कैन बी अरेंज एज फॉलोज। तो इसमें आपकी जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, मेकिंग ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्ड इन द इनिशियल बुक। अब इनिशियल बुक कौन सी होती हैं, अब इन्हीं को ही ओरिजिनल रिकॉर्ड्स की बुक या प्रारंभिक बुक भी कहा जाता है। तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर ओरिजिनल रिकॉर्ड्स की बुक कौन सी है। ऑप्शन में आपके इसी तरह से दे रखा होगा, जर्नल है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, ये सारे ऑप्शन दे रखे होंगे। और उसमें कहीं लेजर भी रख देगा या फिर आपकी बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस सब रख देगा, तो आंसर क्या होगा आपका, जर्नल हो जाएगा। तो इस तरह का से आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो जर्नल होता है, कि हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं या उसकी जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं, क्योंकि ये सब है आपकी, ये सब्सिडरी बुक हो जाती हैं। फिर आ जाता है सेकेंड स्टेप इसमें, जबकि हम क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर पहले में हम रिकॉर्ड करते हैं, सेकेंड में हम क्लासिफाई करते हैं। इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, अंडर दिस प्रोसेस ऑल द अकाउंट्स अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन आर ओपन इन द लेजर, एंटरिंग द आर्टिकल्स इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। जो हमने जर्नल प्रिपेयर किया था उस जर्नल से हम क्या करते हैं, जर्नल बनाने की जो प्रोसेस होती है इसको जर्नलाइजिंग बोला जाता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्नल बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, उसको हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। जर्नल से जब हम लेजर में जो हमने एंट्रीज करी हैं उसको हम अकाउंट की तरह, लेजर जो आपकी है बुक होती है उसमें अलग अलग अकाउंट्स खोले जाते हैं, उसमें जब हम लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पोस्टिंग करना कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको हम पोस्टिंग करना कहते हैं, यानी कि जर्नल में बनाना, जर्नल में लिखना, जर्नलाइजिंग, लेजर में उसे ट्रांसफर करना, पोस्टिंग कहलाता है। तो सेकंड में हम क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि जर्नल में सारी एंट्रीज आप एक साथ लिख रहे होते हैं, तो अलग अलग अकाउंट्स में उसको जो है हम ट्रांसफर करते हैं, पोस्टिंग करते हैं उनकी, तो उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। फिर थर्ड वाला आ जाता है आपका ट्रायल बैलेंस। तो थर्ड प्रोसेस या स्टेप होती है, उसमें हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट देखा जाता है कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं। तो कैसे बनाया जाता है, जो हमने लेजर बनाया है उसमें जो बैलेंस निकल करके अकाउंट्स का आता है उसे हम ट्रांसफर करते हैं जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसमें, और इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड आपके इक्वल आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि जो भी हमने बैलेंस निकाला है वो सही है या नहीं सही है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, अंतिम खाते बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स। With the help of the prepared trial balance, final accounts are prepared in every organization. These final accounts are of different types according to the nature of the organization. अब अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनकी जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग अकाउंट भी प्रिपेयर किए जाते हैं। अब वो कौन से होते हैं एक बार ये देख लीजिए। जैसे कि आपकी जो सिलेबस मैंने आप लोगों को दिखाया था वहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी था कि जो रेवेन्यू अकाउंट बनता है, नेट रेवेन्यू बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है, जनरल बैलेंस शीट तैयार की जाती है। यानी कि जिन ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस जो होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ ये आपके अकाउंट तैयार किए जाते हैं। फिर दूसरी आ जाती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या बनता है, यहाँ बनता है आपका ट्रेडिंग, जो कि जनरली आपने पढ़ा भी है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। फिर थर्ड आ जाता है आपका निर्माण खाता, जो निर्माणी संस्था मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। फिर प्रोफेशनल और नॉन जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहां पर जो बनाया जाता है, तो आपने सिलेबस में देखा होगा कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में आपसे पूछा गया है, पेमेंट रिसीप्ट अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट के बारे में पूछा गया है। तो ये अलग अलग मैंने इसलिए डिफाइन करके आपको बताया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोफेशनल या फिर नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहां प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, जिससे कि आप समझ पाइए कि अलग अलग जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं
वो किस में आते हैं और किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं, किस टाइप में उनमें एंट्री होती है, क्या प्रोसेस होती है, वो सारा आपको इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। फिर जो इसमें फिफ्थ स्टेप होती है, इसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस एंड सिलेक्शन अंडर दिस प्रोसेस द फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रोग्रेस एंड earning capacity of the business is ascertained by analyzing and interpreting the financial statement prepared। इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं उनको एनालिसिस किया जाता है और उनसे इंटरप्रिटेशन किया जाता है और उनसे फाइनली कहाँ तक पहुँचते हैं, हम एक डिसीजन ले पाते हैं, एक फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर कर पाते हैं। इसमें क्या जाता है, लास्ट वाले में जब आप बैलेंस शीट अपने फाइनल अकाउंट्स बना चुके होते हैं तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, फंड फ्लो बनाते हैं, जो रेशियो ऑफिस होता है उन सब में हम देखते हैं कि उनसे हम जो अपने अकॉर्डिंग या मैनेजमेंट को जो आवश्यकता होती है तो वहाँ पर वो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। अब आपको समझ में आ गया पूरा क्या होता है। इसके आगे अगर हम उस तरह से देखें, अकाउंटिंग प्रोसेस के अगर पर्पज से देखें तो जो लास्ट स्टेप होती है अकाउंटिंग जो प्रोसेस होती है, अभी मैं आप लोग को जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें से पढ़ाऊंगी जहाँ पर हम जर्नल लेजर और कैश बुक को कवर करेंगे। तो उसमें होता है जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है उसका लास्ट जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है कि जो भी हमने प्रिपेयर किए होते हैं अपने जो निष्कर्ष हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसका क्या करते हैं कम्युनिकेशन, लास्ट स्टेप उसमें ये वाली हो जाती है। तो वहाँ पर अकाउंटिंग साइकिल में आप लोग को जब पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे इसको हम समझेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अब आइए देखते हैं कि खातों के प्रकार, जैसे कि मैंने बताया था कि रोज में आप लोग को बता दूंगी। तो यहाँ पर क्या होते हैं खातों के प्रकार, काइंड्स ऑफ अकाउंट, जहाँ पर आप 3 देख रहे हैं, आपको पता ही है, बस रिविजन कर लीजिए। पर्सनल अकाउंट होता है, रियल होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है, ये 3 अकाउंट्स होते हैं। अब इन तीनों के रूल्स क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होता है वो डेबिट हो जाता है और जो गिवर होता है वो क्रेडिट हो जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया था, तो राम को सेल किया जा रहा था, तो राम क्या था, रिसीवर था, इसलिए राम को डेबिट किया गया था। वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट जो होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो वहां पर क्या था, राम के अकाउंट को हमने डेबिट किया था उस एग्जांपल में, और टू परचेजेस जो गुड्स होती है उसको गुड्स ना लिख करके डायरेक्ट आप परचेजेस लिखते हैं यहाँ पर। तो परचेजेस अकाउंट को क्या किया गया था, क्रेडिट किया गया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं राम को, तो आपकी जो एसेट है वो जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी चीजें जाएंगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि एंट्री कैसे की जाती है। फिर आ जाता है नाममात्र का नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या होता है, जो लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट कर दिया जाता है और जो आपकी गेन्स या फिर इनकम्स होती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये है रूल आपके, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आप रख सकते हैं जिससे कि आपको याद रहेंगे। डायरेक्टली नहीं पूछेगा इतना इजी, लेकिन इससे रिलेटेड एंट्रीज पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए आपको ये रूल्स अगर याद होंगे, एंट्रीज कहाँ तक याद करिएगा, रूल्स अगर आपको याद है तो कुछ भी पूछी जाएगी तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गलत है या एरर इससे रिलेटेड पूछा जाता है, तब भी आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे ये इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, तो ये गलत है। तो यहाँ पर इसको जरूर से देख लीजिएगा। अब आ जाता है कुछ यहाँ पर अकाउंट्स को मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया है कि डायरेक्टली पूछा जाता है, वहाँ पर काफी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा अकाउंट है। तो जो गुड्स अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट होता है वो पर्सनल होता है, रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, कमीशन रिसीव अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट पेड इन एडवांस अकाउंट जो होता है वो आपका पर्सनल है। कहीं पर भी एडवांस लगा हो, प्रीपेड लगा हो, आउटस्टैंडिंग लगा हो, वो आपका पर्सनल अकाउंट में जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो फर्नीचर का अकाउंट होता है वो कौन सा हो जाता है, रियल अकाउंट होगा, मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड पीरियड अकाउंट ये भी आपका पर्सनल में जाएगा, क्योंकि अव्यतीत अवधि वाला खाता है तो आपका पर्सनल है। अगर सिर्फ इंश्योरेंस होता तो किस में जाता, सिर्फ इंश्योरेंस भी आपका किसमें जाएगा, वो नॉमिनल में जाएगा। सैलरी एडवांस में रिसीव हुई किसमें चली जाएगी, पर्सनल में जाएगी। अलाउएबल डिडक्शन और डिस्काउंट अकाउंट ये आपका नॉमिनल है। बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट होता है। जो सरकारी खाता है गवर्नमेंट अकाउंट है, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट ही होता है। किसी कंपनी का अकाउंट हो, किसी बैंक का हो, किसी कॉलेज का होता है, इस तरह के जो अकाउंट होते हैं वो सब पर्सनल ही होते हैं। एक व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल का अकाउंट तो पर्सनल होता ही होता है, साथ ही ये सारी जो आपकी संस्थाएं होती हैं वो भी, उनका अकाउंट भी पर्सनल ही में जाता है। ट्रेडमार्क है ये आपका रियल है, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है और रमेश अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है।
तो यहाँ पर जिस बच्चे ने बहुत पहले से पढ़ी हो, काफी टाइम हो चुका, अगर आपने रिवीजन भी नहीं किया होगा तब भी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा कि क्या होती है जो डबल एंट्री सिस्टम है, क्या होता है, किसने शुरुआत करी थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हमको क्या उसकी प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आपको पता चल गया कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनको उसमें एंट्री करने के रूल क्या होते हैं वो भी समझ में आ गया। कुछ यहाँ पर स्पेशली जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो कंफ्यूजन हो सकती है आपको, तो उनके अकाउंट्स के यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी आपको प्रोवाइड कर दिए। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वहां पर हम पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में आपका कवर हो जाएगा जो जर्नल है, जर्नल क्या है, लेजर क्या है और साथ में ही कैश बुक, ये तीनों ही चीजें हमारी एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी जो नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।